आज हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में परागण नियम। अब ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि किसी जीव या कोशिका का उसके बाह्य वातावरण के साथ जल एवं लवणों का जो सांद्रण का अनुकूलतम जो सांद्रण बना हुआ है, उस अनुकूलतम सांद्रण बने रहने का जो प्रक्रम है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। अर्थात प्रत्येक जीव के शरीर में जल एवं लवणों का एक अनुकूलतम सांद्रण बना रहता है, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ये अनुकूलतम सांद्रण वो जीव विभिन्न क्रियाएं उनके शरीर में, उनके संरचनाएं ऐसी विकसित हो जाती हैं कि वो बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य बना लेता है। अब बाहरी वातावरण के साथ तथा उस जीव के शरीर के आंतरिक वातावरण, उस सजीव का या कोशिका का जो आंतरिक वातावरण है वो एक समान स्थिति में रहता है और उस स्थिति को समस्थितिकता कहते हैं, अर्थात होम्योस्टेसिस। तो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रक्रम द्वारा ही जीव होम्योस्टेसिस से प्रक्रम पूरा करता है। तो ये बनाए रखने का जो प्रक्रम है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब वातावरण के साथ लवण जल का जो सांद्रण है वो बनाए रखने के लिए अब उसकी जो बाहर के वातावरण और जीव का उसकी तुलना में तीन परिस्थितियां अपने सामने आ सकती हैं। पहली परिस्थिति आती है आइसोटोनिक। जैसे कोई अगर ये जीव है या कोशिका है, ये जीव या कोशिका है, ये इसका बाहर का वातावरण है, इस वातावरण में ये रह रहा है। इस बाहरी वातावरण में विभिन्न लवण हैं, जैसे सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, विभिन्न आयन्स हैं। और ये जीव है, इसके अंदर ये जीव या कोशिका है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी विभिन्न क्षार हैं और पानी है। तो इन दोनों का बाहर के वातावरण और इनका दोनों का एक कॉम्बिनेशन या अनुकूल सांद्रण बना रहेगा, जो तो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। अब अगर अपन बात करें कि ये दोनों की तुलना कैसे करें, अर्थात इस तुलना के आधार पर तीन प्रकार के अपने विलेन मिलते हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये तीन संभव स्थितियां हो सकती हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो पहली जो स्थिति है वो आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक स्थिति किसे कहते हैं या आइसोटोनिक विलेन क्या होता है? तो पहले अपन देखे थे विलेन क्या है। विलेन या सॉल्यूशन, विलेन है वो उसके अंदर विलेय होता है, सोल्यूट और विलायक होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है वो विलेन होता है। सोल्यूट तो विभिन्न लवण हो सकते हैं, सॉल्वेंट जो है वो जल होता है। तो इस कोशिका या जीव के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, वो विलेन रूप में है। तो इसमें विलेय भी है, मतलब लवण भी है और जल भी है। अब जब ऐसा वातावरण हो कि बाहर का वातावरण और इस जीव या कोशिका के अंदर का वातावरण दोनों में लवणों की सांद्रता या पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो, तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक स्थिति बोलते हैं। तो इस स्थिति में दोनों के अंदर समान आयनों की मात्रा रहेगी। जैसे अपन यूं कहें कि यहाँ जितने बाहर के वातावरण के अंदर जितने भी लवण है, कंसंट्रेशन है, वो ही कंसंट्रेशन इसके अंदर हो, तो ये आइसोटोनिक। दूसरा प्रकार का आता है हाइपोटोनिक या हाइपोस्मोटिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोस्मोटिक स्थिति क्या होगी कि जब
इसे बाहर के वातावरण में इन लवणों की सांद्रता है वो अंदर की तुलना में कम हो, तथा जो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो। किसकी तुलना में? इस जीव या कोशिका की तुलना। इस जीव के अंदर क्या होगा? इस जीव के अंदर इन लवणों की सांद्रता तो साल्ट्स की सांद्रता तो है ज्यादा कंपेरेटिवली आउटर इन्वायरमेंट, और पानी की सांद्रता है वो कम है। तो इस प्रकार के विलयन या ऐसी विलयन को हाइपोटोनिक, और ऐसी स्थिति जो बनती है उसको हाइपोओस्मोटिक प्रकार का स्थिति बोलते हैं। तो तीसरी जो स्थिति आती है वो है हाइपरटोनिक, या इसको अति पराशरी, ये अल्प पराशरी। ये था सम पराशरी, ये तो समान था। ये अल्प मतलब बाहर की तरफ सांद्रता कम। अब तीसरी जो स्थिति या तीसरा जो विलयन का प्रकार है वो हाइपरटोनिक प्रकार है। हाइपरटोनिक विलयन क्या होता है कि इस प्रकार का विलयन हो जिसमें आउटर इन्वायरमेंट में लवणों की सांद्रता है वो इनर इन्वायरमेंट की तुलना में अधिक हो। साल्ट्स हैं वो अंदर की तरफ कम हो और बाहर की तरफ साल्ट्स हैं वो ज्यादा। और पानी की जो मात्रा है, पानी की जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करें तो बाहर की जो पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो, और अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है जीव या कोशिका में पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो। मतलब अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है। या अपन यूं कहें कि बाहरी वातावरण में लवणों की सांद्रता है वो आंतरिक वातावरण की तुलना में अधिक होती है। तो इस प्रकार का जो विलयन है वो हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है, और ऐसी स्थिति को हम हाइपर ऑस्मोटिक स्थिति कहते हैं। अब इन तीनों स्थितियां अपने जीवों के अंदर अपने को मिल सकती हैं। तो तीनों स्थितियों की बात करें तो इन तीनों स्थितियों के हिसाब से दृष्टि से ही प्राणियों को दो श्रेणियों में बांटा है। कोई भी जो जीव हैं उनको दो सीरीज में बांटा है। पहला आता है ओस्मो कन्फर्मर या पोइकोल ओस्मोटिक। ओस्मो कन्फर्मर मतलब है कि इस प्रकार के ये जंतु हैं, ये अपने शरीर की सांद्रता को जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार अपने शरीर की कंसंट्रेशन है, लवणों की कंसंट्रेशन है, उसको चेंज कर लेते हैं। अर्थात ये अपने शरीर की सांद्रता का नियमन नहीं करते हैं। तो ये नियमन नहीं करते हैं, तो जिस वातावरण में रहेंगे उसी के हिसाब से इनकी शरीर की जिस माध्यम में रहेंगे उसी माध्यम में इनके शरीर की जो सांद्रता है वो उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। तो ऐसे जीव हैं जैसे सभी समुद्री एकशेरुकी जंतु देखें, समुद्री एकशेरुकी, सभी समुद्री एकशेरुकी, और कुछ अलवणीय एकशेरुकी जंतु भी इस प्रकार के होते हैं कि वो अपने जो सांद्रता है उसको जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि जो बाहर का वातावरण है और अंदर का वातावरण है दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी इसमें। तो ऐसा उदाहरण अपन ये भी दे सकते हैं कि जो सभी एंडोपैरासाइट हैं, अंतःपरजीवी, क्योंकि अंतःपरजीवी जिस जीव के अंदर रहते हैं जैसे आंत्र के जीव हैं इकोलाई वगैरह, तो वो उन जीवों की सांद्रता और बाहर के वातावरण की सांद्रता समान होती है। तो मतलब वो ओस्मो कन्फर्मर है, पोइकोल ओस्मोटिक जीव है।
दूसरी जो श्रेणी अपन आती है वो है ओस्मो रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है कि ये जीव अपने पराशरण का नियमन करते हैं, अर्थात ये जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ उसके जो इन्वायरमेंट है, उसके जो जल और लवण हैं उनके अनुसार अपने शरीर को नहीं डालते हैं, बल्कि अपनी एक निश्चित कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं, नियमन रखते हैं। तो इस प्रकार के जीव है वो ओस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। तो ये जीव हैं, ये बाहरी वातावरण से इनकी सांद्रता अलग रहती है, मतलब बाहर की तरफ अलग सांद्रता होगी, अंदर की तरफ अलग सांद्रता होगी। तो इस सांद्रता को मेंटेन करने के लिए ये कुछ संरचनाएं विकसित करेंगे। जैसे अपन बात करें फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें, मतलब एलवणीय जल वाले। अब एलवणीय जल के जो जीव हैं वो बाहर उनमें एलवणीय जीव जंतु जो है, मतलब बाहर है उनमें साइड्स हैं वो कम है, और इनके अंदर साइड्स है वो ज़्यादा है, मतलब पानी बाहर ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो इसका क्या होगा कि जो जीव के या कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अर्धपारगम्य प्रकार की है। तो उससे ये वाटर है, ये पानी है जो शरीर जीव की या कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो ये फूल कर फट जाएगा। तो इस फटने से बचने के लिए इसके अंदर कुछ संरचनाएं विकसित हो जाएगी। जैसे अपन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में इसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रसधानी बन जाती है। तो जो अतिरिक्त पानी है वो उसको बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार में हम कह सकते हैं कि जो ओस्मो रेगुलेटर हैं, इनकी सांद्रता है वो बाहर के साथ में समान नहीं रहेगी, दोनों की समान नहीं रहेगी, और ये अपने सांद्रता का नियमन कर लेंगे। तो ऐसे उदाहरण आप कह सकते हो कि सभी जो कशेरुकी जंतु हैं वो इसके अंदर आते हैं, और कुछ अकशेरुकी जंतु भी सम्मिलित है। अब पराशरण जो सांद्रता है उससे विभिन्न पराशरण सांद्रता के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। तो अब किस प्रकार की सांद्रता वहाँ है उसके हिसाब से जीवों की पराशरण सांद्रता की दो रेंज बनाएगी। सांद्रता के लिए दो रेंज है, पराशरण रेंज के हिसाब से दो प्रकार के जीव हैं। एक आता है स्टीनोहेलाइन, एक यूरीहेलाइन। स्टीनोहेलाइन इस प्रकार की जो वातावरण है उसमें क्या होता है कि जो कम परास की जो लवणीयता है उसमें जो जीव रहते हैं, कम परास या रेंज की लवणीयता, कम परास की लवणीयता जो जीव सहन करते हैं, जैसे कि भाई लवणों की सांद्रता बहुत ज़्यादा न हो, ऐसे उनकी रेंज कम हो, तो रेंज कम हो तो उस प्रकार के जीवों को स्टीनोहेलाइन जीव कहते हैं, स्टीनोहेलाइन श्रेणी बोले। दूसरा है यूरीहेलाइन, ऐसे जीव जो अधिक परास की लवणीयता को सहन कर सके, जो अधिक रेंज की अधिक परास की लवणीयता को सहन कर सके, ऐसे जीव यूरीहेलाइन कहलाते हैं। तो हमने अभी ओस्मो रेगुलेशन पढ़ा है, जिसके हिसाब से विलियन ये 3 प्रकार बताए हैं। अब हम आगे अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जीवों किस प्रकार से पराशरण का नियमन करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।